हेलो फ्रेंड्स, बजरंग स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़ चुके थे डीएनए की संरचना में विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान। अब इसमें थर्ड जो पॉइंट था, फर्स्ट एंड सेकंड अपन पढ़ चुके थे, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी और चार्ल्स का मॉडल। अब थर्ड कौन सा है? थर्ड वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए के लिए। कौन सा मॉडल था? डबल हेलिकल मॉडल। उसके बारे में बताया था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वॉटसन वॉटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए का हेलिकल मॉडल। वॉटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। और वॉटसन एवं क्रिक, इसमें फर्स्ट पॉइंट में डीएनए का RIGHT राइट हैंडेड मॉडल, जिसको BDNE भी बोला गया। ठीक है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का राइट हैंडेड मॉडल, जिसको उन्होंने BDNA बोला, दिया। राइट हैंडेड मतलब राइट हैंड अपन का ये राइट हैंडेड मॉडल हेलिकल मॉडल था ऐसे। और सेकंड पॉइंट, डीएनए दो रज्जुकों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में दो लड़ी होती हैं और ये दोनों लड़ी रज्जुक कहलाती हैं। इन रज्जुकों से दो रज्जुकों से मिलकर के बना होता है। और यह रज्जुक एक दूसरे से, यह रज्जुक जो ये दो रज्जुक होती हैं, दो लड़ियां एक दूसरे से कुंडलन दर्शाती हैं। इन रज्जुकों डीएनए दो रज्जुकों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो डीएनए की दो लड़ियां होती हैं, दो लड़ियों से मिलकर के बना होता है। ये रज्जु एक दूसरे से कुंडल दर्शाती है। एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये डीएनए की। तो ये डीएनए की जो स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे से कुंडल दर्शाएंगे, तो इसकी संरचना हेलिकल हो जाएगी। डबल स्टैंडर्ड हेलिकल हेलिकल मॉडल। इनका मुख्य ढांचा फॉस्फेट एवं शर्करा से मिलकर के बना होता है। जो इनका मुख्य ढांचा होता है, शर्करा से मिलकर, शर्करा और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। बाहरी सतह पर फॉस्फेट एवं शर्करा होती है। शर्करा कौन सी? पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। और कल बताया था शर्करा और फॉस्फेट किससे जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? शर्करा, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट पेंटोस बना होता है।
डीएनए दो रज्जुकों से मिलकर के बना होता है। जो डीएनए होता है उसकी डबल डबल स्टैंड होती है, ये दो रज्जुक होती है। ये दो रज्जुक एक दूसरे में कुंडलन दर्शाती है, जिससे कि हेलिकल मॉडल बन जाता है। और इसका मुख्य ढांचा फॉस्फेट एवं शर्करा से मिलकर के बना होता है। जो फॉस्फेट और शर्करा होती है इसका भारी ढांचा बनाने में प्रयुक्त होती है। फॉस्फेट और शर्करा के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। शर्करा में कौन सी पेंटोस शर्करा होती है? राइबोस डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, और यह फॉस्फेट एवं शर्करा एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, यहाँ तक जो ये एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होता है फॉस्फेट एवं शर्करा डीएनए की स्ट्रक्चर में। और थर्ड पॉइंट इन दोनों रज्जुकों के भीतर नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है। नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षारक आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। यह बिंदु डबल हेलिकल मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि किस पे आधारित है? शारगोफ के नियम पर आधारित है। ये थर्ड बिंदु दोनों रज्जुकों के भीतर, जो दोनों रज्जुक होती हैं उनके भीतर नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन में प्यूरिन के अंदर एडेनिन ग्वानिन होता है, जबकि पायरिमिडिन के अंदर क्या होता है? साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। अब नाइट्रोजन क्षारक आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। हाइड्रोजन और यह बिंदु डबल हेलिकल मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि किस पे आधारित है? शारगोफ के नियम पर। शारगोफ का नियम क्या था? वही क्षार संगठन बता देना, उनकी क्षारक की प्रकृति और उसके बारे में, जो भी उसकी संख्या है क्षारकों की उसके बारे में बताने, ये उस पर आधारित है। A+B = T+C, ये शारगोफ के नियम में था। फोर्थ पॉइंट, डीएनए की दोनों रज्जुकों में प्रेजेंट या उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक जैसे एडेनिन थायमिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है तथा ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। साइटोसिन से 3
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। यह बिंदु या यह गुण डीएनए की संपूरकता को दर्शाता है। डीएनए के जो 2 रज्जुक होते हैं प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में 2 रज्जुक प्रेजेंट होते हैं और दोनों रज्जुक जो नाइट्रोजन क्षारक हैं, जैसे एडेनिन एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, ये तो हमें पता है। पर ये किससे जुड़ता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो एडेनिन होता है वो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। और यह जो गुण है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल का जो गुण है डीएनए की संपूरकता को बताता है। मतलब कि अगर प्यूरिन जितना होगा पायरिमिडिन उतना ही होगा। अभी अपन ने 4th पॉइंट पढ़ा था, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। जो 4th पॉइंट था, ए टी से जुड़ता है, किससे? डबल बॉन्ड से। ए टी से डबल बॉन्ड से, जी सी से ट्रिपल बॉन्ड से। अब ये जो बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अपन 5th पॉइंट पढ़ेंगे। 5th पॉइंट क्या है? डीएनए की दोनों रज्जुक एक दूसरे से प्रति समांतर क्रम में होगी। डीएनए अब डीएनए की जो दोनों रज्जुक है, अपन को पता है डीएनए में 2 रज्जुक होती हैं, वो एक दूसरे के प्रति समांतर होगी। जैसे एक स्ट्रैंड ये डीएनए के एक स्ट्रैंड ये, तो डीएनए में 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव 5 डैश और 3 डैश 3 डैश। डीएनए में 2 ध्रुव होते हैं, 5 डैश और 3 डैश। अब 5 डैश और 3 डैश, 5 डैश इधर होगा तो 3 डैश इधर होगा, 3 डैश इधर होगा तो 5 डैश इधर होगा। अब रज्जुकों की ध्रुवता विपरीत होती है। जैसे ये एक रज्जुक है अपन के, इसमें अगर यहाँ 5 डैश होगा, 5 डैश सिरा होगा और यहाँ 3 डैश होगा, तो सेकंड रज्जुक जो होगी इसके प्रति समांतर होगी। अब प्रति समांतर में हम तो क्या लिख देंगे? प्रति समांतर में ये 3 डैश है और ये 5 डैश है, तो 5 डैश का उल्टा 3 डैश हो जाएगा इधर, इधर 5 डैश। ठीक है यहाँ तक। और 6 पॉइंट, फिर 6 पॉइंट पर पढ़ेंगे डीएनए के एक कुंडलन की ऊंचाई 3.4 नैनोमीटर होती है तथा एक कुंडलन में कितने बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजन के? 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित जैसे डीएनए का एक कुंडलन यूं बनेगा,
तो एक कुंडल की जो लंबाई होगी 3.4 नैनोमीटर होगी, और एक कुंडल में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक के 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। अब निकाल दी। अब अपन 7 पॉइंट पढ़ेंगे। 7 पॉइंट क्या था? अब अपन 7 पॉइंट पढ़ेंगे। डीएनए की दोनों लड़ियों रज्जु को के स्थायित्व के लिए न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तथा साथ में स्थायित्व प्रदान करने के लिए हाइड्रोफोबिक बंध भी प्रेजेंट होता है। ये वाला पॉइंट, डीएनए के दोनों रज्जुकों के स्थायित्व के लिए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड डीएनए की जो बेस होता है ना, जो डीएनए का, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो डीएनए न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइडों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे कि डीएनए बनता है, तथा साथ में स्थायित्व के लिए हाइड्रोफोबिक बंध भी प्रेजेंट होते हैं। 8 पॉइंट, एक क्षार युग्म दूसरे क्षार युग्म की तुलना में समान तल पर रहता है। यहाँ तक ठीक है। जो एक क्षार युग्म है वह दूसरे क्षार युग्म की तुलना में समान तल पर उपस्थित होते हैं, जिससे कि डीएनए की सममितता मेंटेन रहती है, जिससे कि ठीक है। यहाँ तक जो एक क्षार युग्म है, जैसे एक क्षार युग्म ये एक क्षार युग्म ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडिन, क्योंकि ए टी से जुड़ता है, जी सी से जुड़ता है, की तुलना में समान तल पर रहते हैं। जैसे ए यहाँ से जुड़ेगा तो टी भी यहाँ से जुड़ेगा, जिससे कि डीएनए की जो सममितता है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, उसमें सममितता बनी होती है कि जैसे एक स्ट्रैंड या तो एक स्ट्रैंड लंबी है या छोटी है, ऐसे नहीं होता। जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो सेम लंबाई से होती है, इससे डीएनए की सममितता मेंटेन रहती है। अब इसको हम स्ट्रक्चर में पढ़ लेते हैं। जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे।
ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो इस डीएनए की स्ट्रक्चर में अपने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये कौन सा मॉडल था, राइट हैंडेड मॉडल था। ये दो रज्जुकों से निर्मित होता है, एक रज्जुक ये, एक रज्जुक ये। जैसे ये रज्जुकों को अपन अलग करेंगे, फिर इसको कुंडल करेंगे, तो ये कुंडलित हो करके, और इसमें जो फॉस्फेट होती है और शर्करा होती है वो एकांतरित रूप में प्रेजेंट होती है। इन दोनों रज्जुकों के अंदर, यहाँ अंदर नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षारक यहाँ से यूं प्रेजेंट होंगे, यूं ऐसे नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होंगे, जैसे ए जी से, ए टी से, जी सी से, जी सी से, ए टी से, ये ऐसे जुड़ता है ना। यहाँ तक हो गया। और जो इनके मध्य में बना है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक ठीक। और ये किससे हुआ, ये चारकॉफ के तुल्यांक नियम से। और डीएनए की जो दोनों रज्जुक में होती है, ए टी से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और जी सी से ट्रिपल बॉन्ड से। ए टी से डबल बॉन्ड से, जी सी से ट्रिपल बॉन्ड से। और जो इसमें ये जो रज्जुक होती है एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। जो रज्जुक होती है, एक 3 डैश होगी, तो ये वाली ये जा रही, तो ये 5 डैश, तो इसका एक सिरा 5 डैश होगा, तो इसका एक सिरा 3 डैश। पलट लो। और इसके बीच में जो नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं वो 10 होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और इसके जो एक कुंडलन की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और जो इसकी जो ग्रुप होती है, और जो ये ग्रुप होती है, ये मेजर ग्रुप होती है इधर की साइड, और जो इधर की साइड होती है ये माइनर। ठीक है यहाँ तक। और जो इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्षार युग्म। ठीक है। और जो इसकी भारी स्ट्रक्चर होती है वो शुगर और फॉस्फेट से बैलेंस्ड होती है। और जो इसकी डीएनए की जो चौड़ाई होती है, जो इसमें जो दूरी होती है, वो 2 नैनोमीटर की होती है। सबसे मेन पॉइंट, सन 1953 में वॉटसन एवं क्रिक, सन 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, सन 1962 में इस मॉडल के लिए वॉटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, डीएनए के कार्य पढ़ लेते हैं, जिसमें कि मातृ कोशिका पुत्री कोशिका को जानेंगे कि तो मातृ कोशिका से डीएनए पुत्री कोशिका में भी आएगा, तो मातृ कोशिका से डीएनए जब पुत्री कोशिका में जाएगा तो लक्षणों का वंशानुगमन होगा। जो माता के लक्षण है, पिता के लक्षण है, वो जो अगली पीढ़ी है उसमें जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, लक्षणों का वंशानुगमन।
लक्षणों का वंशानुगमन होता है, और सेकंड विभिन्नताओं का उद्विकास होता है। विभिन्नताओं का विकास होता है इसमें, जैसे अपन के पूर्वज बंदर थे, तो बंदर में जो डीएनए था उसके डीएनए में जो परिवर्तन हुआ, विभिन्नता हुई, धीरे धीरे विभिन्नता होती गई, फिर अब वो मानव में बदल गया, तो विभिन्नताओं का विकास का महत्वपूर्ण कार्य डीएनए का है। इसमें विभिन्नताओं का विकास होता है। थर्ड, डीएनए रेप्लिकेशन। का कार्य करता है। जो डीएनए होता है वो अपन की बॉडी में रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए अपने जैसे ही एक प्रतिकृति बनाता है जो अपन के डीएनए के जैसा ही होता है, जो कि पुत्री कोशिका में जाता है। और डीएनए में अचानक उत्परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट अपन इधर लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसलेशन करता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, इसलिए डीएनए से एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट, ये जो डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए बनाता है, और डीएनए सबसे महत्वपूर्ण कार्य डीएनए का आनुवांशिक सूचनाओं का गमन करने का कार्य डीएनए का होता है। ये डीएनए जो होता है आनुवांशिक सूचनाओं को गमन कराता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। गमन या संग्रहण बोल सकते हैं, संग्रहण करता है उन सूचनाओं को। ठीक है, यहाँ तक ये अपन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है डीएनए का।